उससे आप सबके जो प्रयास वो क्या रहे और हम कहाँ तक इसको रिकवर करें? लगभग सभी शिक्षा संस्थान ऑनलाइन को लेकर के लगभग तैयार थे। हमारे विश्वविद्यालय में 17 तारीख को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो 25 तारीख से हमने अपना ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिया था। परंतु ऑनलाइन प्रोग्राम अपने आप में एक नया था। बच्चों का जुड़ना और गांव के वो बच्चे जो रिमोट एरिया पे बैठे हैं उनके लिए नेटवर्क एक समस्या थी। तो ऑनलाइन क्लास शुरू होने के बाद काफी धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते गए और उसमें इम्प्रूवमेंट होता चला गया। बच्चे भी थोड़े अभ्यस्त हुए, क्योंकि पहले अगर हम ये कहते हैं कि जूम से आपको कनेक्ट होना है तो जूम ही अपने आप में एक नया था। तो एक प्राइमरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी पैरेलली चलता रहा और सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन शब्द ही हमारे लिए नया था। तो एक स्वाभाविक भय का जो वातावरण था उससे हम उस पॉजिटिविटी की ओर जा ही नहीं रहे थे कि मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा। मतलब एक नई टेक्नोलॉजी भय के वातावरण में और उसको हमको स्वीकार करना है, ये एक अजीब सिचुएशन था। परंतु ये शायद मानव जीवन की उत्साह है और जिजीविषा है कि हर उस नए को वो गले लगाता है और शायद इसीलिए आज हम सब इस मंच पर हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस, हमारे ऑनलाइन हैंड होल्डिंग, हमारे ऑनलाइन जो मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए जो प्रोग्राम कंडक्ट किए गए, गीता पर, रामायण पर, इन सब पर जो कंटिन्यूशन प्रोग्राम कंडक्ट किए गए, तब हम इस कोविड से उबर करके आज इस स्थिति में हैं। और शायद समाज ने इस ऑनलाइन परीक्षा को, ऑनलाइन पढ़ाई को स्वीकार किया। पेंडेमिक निश्चित रूप से घातक रहा, परंतु नया दे गया। जो टेक्नोलॉजी हम 10 साल में एडॉप्ट करते, वो शायद आज हम पहले साल ही एडॉप्ट करके आज इस स्टेज में खड़े हुए हैं। हमने भी जो है प्रयास एकेडमी में काफी चीजों को चेंजेस किया कोविड के दौरान। जैसे ही कोविड अनाउंस हुआ, सारे पेरेंट्स डर गए, कैसे करना है, क्या करना है। क्या है, हमारा प्रयास एकेडमी एक बहुउद्देशीय संस्था है जो कंप्लीट पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं। दूर दूर से बच्चे आते हैं, ओके, पूरे छत्तीसगढ़ से। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमने तुरंत ही बच्चों को फिर से घर में शिफ्ट किया और वहां पर से कैसे उनको ऑनलाइन क्लासेस दें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू था, उस चीजों को हमने फेस किया। एक फीस को लेकर के बहुत बड़ा इशू था पेरेंट्स को लेकर के, उसको हमने फेस किया। उसमें हमने 50% पूरा दिस इज वेरी गुड। तो ये चीज जो है हम लोग छोटा छोटा चीजों को हम लोग करते गए। भले नो डाउट कि इंस्टीट्यूशन का थोड़ा लॉस होता है, बट ये समय था एक कॉपरेशन का। ठीक है, तो भाई जो आपके बच्चे थे प्रयास में, ये 10-12 के बच्चे किस तरह के बच्चों का प्रयास? जी, हमारा क्या है, कोचिंग चलता है सर, IIT JEE नीट का कोचिंग प्लस स्कूल भी हमारा प्रयास। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि IIT के जो पढ़ाई है वो ऑफलाइन बच्चों को चाहिए। बहुत बड़ा एक चैलेंज था। कितना बच्चे ग्रेस कर पाए? उनका IQ लेवल क्या आपको लगता है इस पर डेवलप हुआ कि अंडरस्टैंड करें? स्टार्टिंग में तो काफी परेशानियां आई कि सर ऑनलाइन को हम कैसे करें। काफी चीजें जो है अनसिक्योर फील कर रहे थे पेरेंट्स, क्योंकि भाई ऑनलाइन में होता क्या था, कभी किसी का बैलेंस कट जाता था, कहीं कुछ फॉर्जरी भी हुए। वो सब चीजों को लेकर के पेरेंट्स थोड़े डरे हुए थे। और ग्रामीण स्तर के पेरेंट्स को हमको थोड़ा सा समझाना पड़ता। हम काफी टाइम दिया। हमारे काउंसलर ने, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, हमारे काउंसलर टीम का जो है मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। एक एक बच्चे की और पेरेंट्स की उन्होंने काउंसलिंग की बकायदा, और इस चीज को लेकर के। और कोविड के दौरान अभी जो है हम एक अच्छे मुकाम पर आए और उस समय बच्चों जो हमारे यहाँ IIT नीट में हम अच्छा रिजल्ट भी दिए। वेरी नाइस, गिव अ बिग हैंड, दैट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन, दैट्स वेरी गुड न्यूज़ इन पैंडेमिक। अभी साहब आप बताइए, आपके कैसे अनुभव रहे, एक्सपीरियंसेस है? फिर मैं बहुत ऑनेस्टली कहूंगा कि जो लॉकडाउन हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था जी, अनप्रेसिडेंटेड भी था। वेरी नाइस। ऐसा हजारों सालों में देखा नहीं, सैकड़ों सालों का तो हम बिल्कुल। लेकिन जब ऐसा हुआ तो एक अजीब सी कैपेसिटी होती है सब में, हाउ टू रिटेलिएट एंड टू कम बैक। तो लॉकडाउन को हमने ओपन अप से, वाह, गिव अ बिग हैंड फॉर दैट, दैट्स अ नाइस एटीट्यूड। तो लॉकडाउन का विरोधाभासी शब्द है ओपन अप। वेरी गुड। जब लोगों ने लॉकडाउन देखा तो हमने बच्चों से और पेरेंट्स से, टीचर्स से कहा, नाउ इट इज टाइम टू ओपन अप। आप बताएं कैसे? जी, हम लोगों ने उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन भी दिया और मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा अपने उन टीचर्स की जो कि इतना ज्यादा कंप्यूटर सावी भी नहीं थे। ऑनलाइन एजुकेशन की तो बात ही दूर है, कंप्यूटर सावी भी नहीं थे। लैंग्वेजेस के टीचर्स हैं जो कि बुक से ही पढ़ाते हैं और नोट्स बनवाते हैं और समय से बहुत करते आ रहे हैं। और उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया है। विद इन 2 to 3 days उन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया और बच्चों को सर्व करने के लिए आए।
आई अंडरस्टैंड ये अकेला ऐसा स्कूल था जिसने कि थ्रू आउट लॉकडाउन के दिनों में भी जैसे रोज सुबह 8 बजे से स्कूल लागू होता था अच्छा, वो 8 से 2 हम चलाते ही रहे। वेरी नाइस। और वो अटेंशन परसेंट कैसा था जी? अटेंशन परसेंट कैसा था? अटेंशन ऑफ कोर्स वाज लो, बिकॉज इस एक जगह पर मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों ने बचपना किया। वाह वाह वाह, वो बच्चे हैं बचपना कर गए, वीडियोस बंद रखते थे। लेकिन ये आपकी ईमानदारी है। जो फर्स्ट मैन हु, ताली बजाएं इनके लिए साहब, दैट इज वेरी बिग थिंग। ये मालूम पड़ता है कि जो हेड है गुड विजन क्या है। तो दैट्स बिग थिंग। कंसर्न पे आपसे बात कर रहा हूँ, और यहीं पर जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पेरेंट्स जी। हाँ, क्योंकि वो बच्चे उस समय पेरेंट्स के पास जी, बिल्कुल। तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि पेरेंट्स उनको पढ़ाई का, और स्कूल जो उनके लिए कर रहा है ऑनलाइन के माध्यम से भी एजुकेशन उनके घर तक ला रहा है, इसका इम्पोर्टेंस पेरेंट्स बच्चों को बताए और उन्हें सिंसियर बनाते हैं। बिल्कुल कि आपने अपने वीडियोज ऑन रखने हैं, ऑडियो ऑन रखने हैं, बिल्कुल, और पढ़ो, क्रॉस चेक कर लीजिए। जो टीचर तुम्हें पढ़ा रही है उसने भी तो सुबह उठकर तैयारी की, शी इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये एक बड़ा टफ टाइम गुजरा, सब तरह के बच्चे थे, और मैंने तो ये पाया कि बच्चों ने जितना ज्यादा स्कूल ने डिलीवर किया जितना बच्चों ने रिसीव नहीं किया। अच्छा, वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड, दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट, दैट इज वेरी वेरी ऑनेस्ट टॉक। आई हैव नेवर हर्ड फ्रॉम एनीवन एल्स, बिकॉज़ एवरीबॉडी यू नो blowing trumpet is different thing than that you are talking so honestly. There's no point in covering up this. That's very good. लेकिन ये फैक्ट है कि बच्चों ने वैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसा कि वो क्लासेस में। तो पेरेंट्स, आपने सुना तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा रोल करता। कोई बात नहीं, अब आगे जो मौका है आपके लिए, दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तैयार है, तो दोनों में आप ध्यान दीजिएगा। एक फायदा जो हमें और ज्यादा हुआ वो ये हुआ कि हमारे स्कूल को हमें पूरे शहर में प्रोजेक्ट करने का एक मौका। क्योंकि जब हम अपनी स्क्रीन पे नजर आते थे तो हमें हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स बताते थे कि हम मोहल्ले भर के लोगों को दिखाते हैं। अच्छा। देखिए ये स्कूल है जहाँ हमारा बच्चा पढ़ता है। क्या बात है। तो अगर हमने अच्छा किया तो हम उस समय बहुत पॉपुलर हुए। अच्छा। और जिन्होंने अच्छा नहीं किया वो भी एक्सपोज हुए। थैंकफुल फॉर दिस, वेरी गुड, एंड आई एक्सेप्ट ऑल चीज। दैट्स अ ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। तक्षशिला का क्या, तक्षशिला इतिहास में तो बड़ा नाम है, बड़ा रोल है, आप उसको क्या किए तक्षशिला? फ्रैंकली सर, ये बहुत चैलेंजिंग मोड था, केवल तक्षशिला के लिए ही नहीं जी, पर क्योंकि पूरी एजुकेशन फर्टिनिटी के लिए। वेरी गुड। जिसमें कि बच्चों, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कॉलेजेस हैं या फिर स्कूल्स हैं वो सफर किए, इसके साथ साथ में बच्चे भी सफर किए। दिस वाज अ टाइम जिसमें कि ये सबके लिए नया था, बच्चे के लिए भी नया था क्योंकि उनको एक नई लर्निंग सीखनी थी। अभी तक के बच्चे ऑफलाइन के माध्यम से सीखते आए, ट्रेडिशनल मेथड वही रहा है। ऑनलाइन उनके लिए भी नया था और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी नया था। तो इंस्टीट्यूशंस को भी अपनी चीजों को डिलीवर करनी थी और बच्चों को भी ऑनलाइन चीजें सीखनी थी। तो इट वाज न्यू फॉर ऑल। ठीक है, अब बोर्डम फैक्टर एक होता है ऑनलाइन, तो वो कैसे आपने कैसे उसको बीट किया? दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज बोर्डम फैक्टर था, तो वो कैसे आप लोगों ने क्या किया? व्हाट वाज द क्रिएटिव थिंग दैट यू डिड? सी, फर्स्ट थिंग इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि सही टूल एनालाइज करना कि हम किस तरीके से बच्चों तक पहुंच सकते हैं। तो हमने उस समय जो सबसे इफेक्टिव टूल हमको लगा जो मार्केट में अवेलेबल था वो जूम था। हालांकि और भी थे, गूगल मीट भी थे, माइक्रोसॉफ्ट भी था, लेकिन जूम के माध्यम से हम 1-to-1 जो है बच्चों से कनेक्ट कर पा रहे थे। क्योंकि इंस्टेंट वो एक ऐसा मेथड था कि जिसमें हम लाइवली, मतलब एक हम क्रिकेट मैच देखते हैं या फिर कोई भी हम चीज देखते हैं वो लाइव होता है, तो वो क्लासेस भी लाइव चल रही थी जूम के माध्यम से, जिसमें कि बच्चे तुरंत इंस्टेंटली अपने डाउट्स को और चीजों को फील कर सकते थे या पूछ सकते थे इंस्टेंटली टीचर्स के साथ। तो क्लासरूम चल रहे हैं तो वो इंस्टेंटली, उसको वेट नहीं करना है या फिर उसको संकोच नहीं करना। जैसे कि हम क्लास में बैठे हैं, बच्चा कभी भी पूछ लेता है ना, सर आई हैव दिस डाउट, आप प्लीज बताइए, तो वो चीजें उससे फुलफिल हो रही थी। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि वो 100% बहुत अच्छे नहीं है। आपकी जो इफेक्टिव, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ऑफलाइन ही मेथड जो है वो इफेक्टिव मेथड है, एंड दैट इज ट्रस्टेड एंड इफेक्टिव। कि जो 1-to-1 जो है, बच्चे जो है, टीचर्स जो है, जो 1-to-1 कम्युनिकेशन जो रहते हैं, दैट इज द बेस्ट इफेक्टिव वे एंड दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी मीन्स। मैं बल्कि ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन स्टडीज से सहमत है, ऑनलाइन जो है वो उनको मतलब अच्छी लगी? मैं बता दूं, हाथ ऊपर कर लें आप। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब उनको अच्छा लगा ऑनलाइन स्टडीज? बच्चों के पेरेंट्स को भी पेरेंट्स को थोड़ा हाथ ऊपर कर दें, थोड़ा कैलोरी वेट मैम मेरे को दिख रही है। ठीक है, चलिए। तो
इसमें दो चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। ये हालांकि कुछ ऑनलाइन चीजें ऐसी भी है जिन्होंने बच्चों जो अभी तक के एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे वो उनको भी एक्सप्लोर कर सके इस बीच में। और इंस्टीट्यूशंस और जैसे कॉलेज में सर भी, डॉक्टर साहब ने भी ऐड किया कि बहुत सारी चीजें अब क्रिएटिवली हम ऐड कर सकते हैं या उनको दे सकते हैं जो रीच में नहीं थी वो भी अब रीच में आ गई। बट स्टिल मैं एक चीज जरूर पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप बच्चों पे ट्रैकिंग जरूर करें अगर वो मोबाइल के तरफ एडिक्टेड ना हो। ये एक चीज बहुत जा रही है कि क्योंकि हम ऑनलाइन रहने के कारण बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं मोबाइल के तरफ। क्योंकि सर आप भी टीवी का एक एग्जांपल दे रहे थे, पहले टीवी के प्रति बच्चे एडिक्ट होते थे लेकिन अब वो टीवी और मोबाइल को रिप्लेस कर चुका है, मोबाइल टीवी को रिप्लेस कर चुका है। तो प्लीज उसको जरूर आप लोग ध्यान रखें पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स, कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल की तरफ एडिक्ट ना हो। तो इसके लिए माँ को भी एक चीज लास्ट में और ऐड करूंगा, इस टाइम चूंकि ऑनलाइन टाइम भी रहा तो इस साल हमारे इंस्टीट्यूशन का ऑलमोस्ट समझ लीजिए 70% सिलेक्शन रेशियो रहा है। आप उनसे बात भी कर रहे थे कि सभी बच्चों, हम टॉपर्स की बात करते हैं बट कितने बच्चों में फेलियर्स की हम बात नहीं करते। सो दैट वाज अ रेशियो दिस ईयर। अभी भी 22 का रिजल्ट अब आ रहे हैं तो उसमें ऑलमोस्ट जो जेईई के अभी रिजल्ट आए फर्स्ट अटेम्प्ट पे उसमें ऑलमोस्ट 75 to 80% रेशियो जो है बच्चे सिलेक्शन के और पे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आप जानते हैं सीवी रमन इफेक्ट को पता है आपको? अब हम जानेंगे कि सीवी रमन यूनिवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट और क्या इफेक्ट बच्चों में पड़ रहा है, क्या नए हॉराइजन है, क्या नए एविडेंस है, क्या नया चीज आप कुछ कर रहे हैं जो कि बिलासपुर के क्षेत्र के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी लाइफ चेंज करेगी लोगों की। सीवी रमन विश्वविद्यालय जब 2006 में कोटा में खोला गया तो निश्चित रूप से उसकी एक बात कही जाती थी कि ये पत्थर में पानी निकालने जैसा काम है। सर लोग सब गवाह हैं जी जी, क्योंकि बिलासपुर में जब इंस्टीट्यूशन चलते नहीं थे, अच्छा, और गवर्नमेंट भी इवन उस जगह में महाविद्यालय खोलने के लिए घबराती थी, तब हम वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय लेके गए थे। हमारे लिए भी चैलेंज था रोड, टेक्नोलॉजी वहां तक ले जाना, कनेक्शन नहीं था। अभी इन सारे चैलेंजेस के ऊपर ये था कि हम एक निजी विश्वविद्यालय थे तो फीस भी एक मैटर करता था कि हम निःशुल्क शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये सारे चैलेंजेस के साथ हम आगे बढ़ते गए और वहां पर जो हमको सबसे पॉजिटिव दिखा कि लड़कियां जो विज्ञान और इंजीनियरिंग की शिक्षा नहीं ले पाती थी, वो आदिवासी बेल्ट है, आप कोटा को जानते हैं, सबसे बड़ी समस्या पढ़ना नहीं था, घर से बाहर भेजना था। एक अपना एक ट्रेंड रहता है कि लड़कियां बाहर नहीं जा पाएंगी क्योंकि वो कहाँ रहेंगी, कैसे खाएंगी, कैसे रहेंगी। तो विश्वविद्यालय जब वहां पर खुला तो वो जो 20 किलोमीटर का रेंज था, उनके बच्चे रोज आते थे और रोज चले जाते थे। धीरे धीरे बच्चों का रुझान वहां पर बढ़ता गया और आज भी मोस्टली ST SC OBC और ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे ही वहां पर आते हैं। और मैं उस विश्वविद्यालय में सुबह 10 से शाम 7 बजे तक रहता हूँ। पूरा एक गांव बसता है फिर चला जाता है, मतलब 5600 बच्चे का फुटफॉल है रेंडमली, वेरी नाइस, मतलब जंगल में। तो ये अभी हम जो नया कर रहे हैं वो ये है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वास्तव में उसकी डिमांड थी फ्लेक्सिबिलिटी की, जो लचीलेपन की डिमांड थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो दे रही है। तो विश्वविद्यालय जो है बहुत तेजी से उसको इम्प्लीमेंट करने की ओर है और हम अपने सिलेबस को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और फील्ड वर्क ओरिएंटेड बना रहे हैं। मतलब 60-40 का रेशियो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि हम प्रैक्टिकल वाले विषय पर उसको ज्यादा पढ़ाए नहीं। जैसे सर ही कह रहे थे कि एक्चुअल में रटना नहीं है, सीखना है। जो कौशल विकास की बात की जा रही है, तो सीवी रमन विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके अंदर कैंपस में हमने PMKK, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किया है। प्रदेश में कोई विश्वविद्यालय नहीं और प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसको UGC ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र दिया और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र को राज्य शासन ने स्टेट का रिसोर्स सेंटर घोषित किया। मतलब सारे विश्वविद्यालय के 5,30,000 बच्चे जो प्रदेश में हैं, उनके हायर एजुकेशन के पैरेलल जो कौशल विकास का काम था, जिसको अब एक नई डिग्री कह रहे हैं क्योंकि आप 12वीं के बच्चे हैं, तो अब जो एक नया डिग्री का नाम है वो है BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। और उसके ऊपर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। सर जो कह रहे थे कि आपके इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना है, तो इससे पहले उसकी संभावनाएं कम थी, परंतु BVOC आने के बाद अगर आप पेंटिंग में ही अपना वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग के किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अपना एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको वहां पर वो अवसर मिलता है। और अभी जो एक ट्रेंड चला है कि 12वीं का बच्चा
हम संपन्न घर के बच्चों की बात नहीं करेंगे, एक जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बच्चा जैसे ही 12वीं पास होता है तुरंत ही छोटे मोटे जॉब में आ जाता है। और मोस्टली कॉलेज में या सर्वे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ये बात आती होगी कि, और ऑनलाइन ने वो जगह भी दिया कि मैं अगर रेगुलर ना आऊं और पढ़ाई करूं तो ठीक है। तो ये जो डिमांड था वो बीवोक पूरा कर रहा है। और प्रदेश में सबसे पहले विश्वविद्यालय था जो बीवोक जो प्रोग्राम है वो हमने कंडक्ट कराया। कंप्यूटर के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में, ये सब डिमांडेबल एरिया थे जहां पर बीवोक के प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं। अभी हमने कोविड के कंटिन्यूशन में 25 स्मार्ट क्लासरूम बना लिए हैं, जिस स्मार्ट क्लासरूम से iTrek के थ्रू हम ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। और अब तो आपको नेशनली जो है वो ऑनलाइन फोरम, स्वयं और ये सारी चीजें मिल रही हैं जहां पर आपको प्रमाणिक कंटेंट मिलते हैं, और इन सब पर विश्वविद्यालय जो है वो अपना इनपुट और एडिशन दे रहा है। तो आपने बताया कि राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, तो जिसमें आप अच्छे हैं उसमें आप आगे बढ़िए। प्रयास साहब, आपका क्या प्रयास है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार जो शिक्षा हुई है तो बच्चों का जो 3 ईयर में जो IQ डेवलप होना था उस विषय के प्रति, तो वो शायद कुप नहीं हुआ। तो व्हाट आर यू डूइंग? आपका क्या प्रयास है कि वो बच्चे उसको मैच करें और आगे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जो उनके लिए अधिभार आ गया है, 3 साल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, फंडामेंटल क्लियर नहीं था, अब आगे की पढ़ाई, तो ये कैसे आप पूरा कर रहे हैं? अभी जो है हमने एक लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम हमारे एडॉप्ट किया हुआ है। क्लैपिंग, लर्निंग रिकवरी पूरा, वेरी गुड। लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, इसमें जो है 3 महीने का हमने ड्यूरेशन लिया है पेरेंट्स के साथ में। उनको बताया है कि बच्चे जो है उस लेवल के नहीं है। अभी जो 10th बोर्ड में बच्चे आ रहे हैं, चाहे 12th में आ रहे हैं, दे हैविंग नो नॉलेज, राइट। तो हमने उनको पहले से बता दिया कि सर अभी लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है 3 मंथ का, जिसमें पूरी कंप्लीट उसमें 8th 9th की पूरी बैकअप क्लास हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ये चीज पॉजिटिविटी है हमारे पास में। सेकंड चीज जो है अभी NEP के आधार पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात आपने डॉक्टर साहब ने की है ना, उसके आधार पे अभी वर्किंग कर रहे हैं ताकि जो जिस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है उस क्षेत्र में बच्चा जा सकता है। और हमने जो है UPSC सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है हमने लास्ट ईयर जो है लॉन्च की, जिसमें दिल्ली की टीम हमारे साथ में वर्क कर रही है UPSC के लिए। जनरली लोग UPSC का नाम सुनते हैं दिल्ली याद आती है, बिल्कुल। लेकिन एक जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, चाहे बिलासपुर की बात करें, जो जिनके पास में जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए एक व्यवस्था जो है हमने जो यहाँ पर प्रयास एकेडमी में जो एक अच्छा दे रहे हैं। प्लस जो गार्जियन, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अभी इसके पहले आपने बताया था सर कि हर गार्जियन क्या चाहता है, what you want, like every parents want to become a successful person। ठीक है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना है अपने को, बच्चों को, कि एक बच्चा जो है सक्सेस हो। जरूरी नहीं है आपका बच्चा डॉक्टर ही बने, जरूरी नहीं है आपका बच्चा इंजीनियर ही बने, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जैसा आप बोले। तो उसके लिए हम लोग जो एक अच्छा कर रहे हैं और बच्चों को लेकर के एक अच्छा प्रयास जो है, आपका प्रयास ही आपकी सफलता का श्रेष्ठ मार्ग, ये हमारा टैगलाइन है सर। इसमें आपका प्रयास कुछ हो जाएगा और एक हमारा प्रयास हो जाएगा, दोनों मिलकर के जो है एक मंजिल तक पहुंच जाएंगे बच्चे जो है। थैंक यू सो मच। चौरा साहब, गुरुजी ने कहा था पहले पंगत फिर संगत, तो अब मैं जानना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप कितने रेडी हैं, इसको किस तरह से अलाइन करेंगे, और आप जो बच्चों को जो छूट मिलेगी कोई भी विषय लेना है तो कंफ्यूजन भी बहुत होगा बच्चों को। हाउ डू यू डिटेक्ट, हाउ विल यू मैप, ब्रेन मैप कैसे करेंगे कि बच्चे कैसे, आप किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे टीचर्स को, हाउ विल यू ट्रेन एंड हाउ दैट विल हैपन? आई वांट टू नो फ्रॉम यू। जी, मैं स्वागत करता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब बेशक लागू हो रही है, बट मैं पिछले 20 साल से एजुकेशन से जुड़ा हूँ। HSM ग्लोबल पब्लिक स्कूल, करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल, एडन करियर इंस्टीट्यूट, ये सारे हम मैनेज करते हैं। तो हम पहले भी बच्चों को बचपन से ही देखा करते थे कि इनका इंटरेस्ट किन चीजों में, और उनको वैसे ही डेवलप करते थे। वही बात आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो हम लोगों ने स्कूलों में अपने क्लब्स फॉर्म। वेरी गुड, वेरी नाइस। बच्चों को शुरू से ही देयर आर अबाउट 9 क्लब्स। वेरी गुड, दैट्स इन द बिग क्लब। देखिए, बड़ी इनोवेटिव बात है, बहुत नया प्रयास है, वेरी नाइस, गुड। तो स्कूल में जो 9 क्लब्स हैं, वो क्लब एक्टिविटीज में हम बच्चों को क्लास 4 ऑनवर्ड्स ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। क्लास 3 तक के बच्चों की अलग एक्टिविटीज है। ओके। फ्रॉम 4 ऑनवर्ड्स दे हैव टू नेसेसरली बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द क्लब। And there they can explore their, you can understand that. और वो क्लब अपना हर 2 साल में चेंज भी करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि एक साल में वो इतना सीख नहीं पाएंगे। सपोजिंग फोटोग्राफी क्लब, एक बच्चे ने क्लास 4 और 5 में फोटोग्राफी क्लब, अगले 2 साल वो हो सकता है परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ जाए। तीसरे 2 साल कोई नई स्किल उसको डेवलप करने हैं, तो वो ऑडिटरी स्किल्स में आता है।
इस तरीके से करते करते टीचर्स बहुत क्लोजली उसे ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं कि ये बच्चा सच में अच्छा कर रहा है, और यहीं पर हम उनके पेरेंट्स को भी एनरोल कर देते हैं कि फाइनली योर चाइल्ड कैन बिकम अ वेरी गुड फोटोग्राफर, अच्छा, और मे बी अ वेरी गुड ऑडिटर, अच्छा, तो कितना ही अच्छा होगा कि हम इसके इस स्किल को और ज्यादा बढ़ाएं। तो ये हम कर ही रहे थे, बहुत बढ़िया। और अब एनईपी भी हमसे ये चाहती है, अच्छा, कि बच्चे जिन चीजों में अच्छे हैं उसके लिए उन्हें डेवलप। यू हैड दैट विजन बिफोर दैट दिस बिग हैंड फॉर दैट टू मिस्टर चोला जी, and I appreciate that he had that vision that before this he was doing all those things in the school. That's great. I can say this because I have only one son, और उसने IIT के लिए प्रिपेयर किया, वो IIT क्रैक कर गया 2015 में, उसके बाद उसने 17 में, और उसके बाद उसने कहा कि मैं IIT में नहीं जा रहा। अच्छा, good. I did not front. I said okay, plan B क्या? So he already had a plan B क्या? Study law. तो वो लॉ एंट्रेंस देने चले गए, उन्होंने जितने लॉ एंट्रेंस दिए सब क्रैक कर लिए। ठीक है। He went ahead and he did his law from Christ University Bangalore. अच्छा। तो ये उसके अंदर था कि my parents will listen to me. तो मैं चाहूंगा यहाँ पर जितने पेरेंट्स हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें, अपने बच्चों के करीब जाएं, उनको समझने की कोशिश करें। आप अपने अधूरे सपनों को उनसे पूरा करवाने के लिए मत करिए कोशिश, यही फर्क, उन्हीं के जो सपने हैं उसके लिए सहायक बने, और इसके लिए आप स्कूलों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। एंड दैट इज अ डिस्टिंक्ट क्लियरेंस कि ये एजुकेशनल जब स्कूल चलाते हैं यही फर्क आता है। दैट मेक्स द डिफरेंस देयर इन एजुकेशन। अदरवाइज होता गया कि so people from non-background, non-education background, they become to they don't understand all these things. तो चौला साहब से ये बड़ा फायदा हुआ कि गुरु जिस तरह अपने बच्चे को छूट दिए, वो दूसरे बच्चों पे भी वही स्कोप करेंगे, वही स्केलिंग करेंगे। थैंक यू सो मच चौला जी। तक्षशिला जी, दक्षिला करने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए व्हाट आर यू डूइंग? मैंने अब नया जो पैटर्न है, नया क्या प्रयास आपका होगा, नया आप क्या चीज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, और कैसे एक्सपेंशन प्लान किया है? सर बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इसमें सर हम लोग सभी इंस्टीट्यूशन वाइज 1-to-1 बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं बच्चों पे, कि बच्चे जो है हम, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो अलग है जी, और सबकी क्वालिटीज मैच नहीं होती जी, तो डेफिनेटली उनको अगर एक्सेल करना है, अगर सभी को एक्सेल करना है, तो उनके जो इम्पोर्टेंस है या जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसको मैच हम जब तक कि उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और उसको हम डिलीवर नहीं करेंगे, तब तक कि बच्चा जो है अपना 100% अचीव नहीं कर पाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, स्टार्टिंग में कुछ हो सकता है कि बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, कुछ वीक रहते हैं, तो हमको वो संतुलन जो है वो हम मेंटेन करते हैं कि हम अगर कोई बच्चा वीक है तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सेल नहीं कर सकता, प्रोबेबली टेक्स टाइम, बट वो चीज भी पॉसिबल है, इवन ही कैन एक्सेल एंड ही कैन अचीव हिज ड्रीम। तो वो हम बैलेंस एक मेंटेन करते हैं, और उस पर हम पर्टिकुलरली एक एक बच्चे पे इंडिविजुअली हम काम करते हैं। सेकेंडली आगे हम कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये हमको बहुत अच्छा है कि हम तक्षशिला के माध्यम से हमको मौका मिला कि हम बिलासपुर को सर्व कर रहे हैं। अच्छा। एंड सेकेंडली अगर हम डेफिनेटली, जैसे कि हमको बिलासपुर में बच्चों से, पेरेंट्स से उनसे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, हम डेफिनेटली आगे भी छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया को हम आगे ले जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी और भी जो प्रदेश के बच्चे हैं, जो अभी तो वो हमारे पास आ रहे हैं अलग अलग शहरों से, जिलों से, तो हम खुद अगर वहाँ तक के पहुँच सके तो हम बिल्कुल छत्तीसगढ़ के हर कोने तक के पहुँचना चाहेंगे, और वहाँ पर हम उनको भी एक सिलेक्शन का एक मुकाम जो है हम चाहेंगे कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। Give a big hand to this. And before I close the session, I would like to tell you one thing. Generally, जितने बच्चे बैठे हैं, एक बात याद रखिए, तो मैं NEC की जो पॉलिसी बता रहे थे वो, मैं स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरी में बांट दूंगा। And the first category is one who knows and he knows that he knows. Second, one who knows but he knows not he knows. Third, one who knows not but he knows not. And fourth, one who knows not and he knows not he knows not. जल्दी समझा देता हूँ। याद रखिए अपने बच्चों को कैटेगरी बांटी। बच्चों जानिए आप किस कैटेगरी के। एक वो जो वो जानता है और ये जानता है कि वो जानता है, ये कॉन्फिडेंट है। एक वो जो जानता है पर नहीं जानता है कि वो जानता है, इसको थोड़ा सा आपको पीछे से पुश करना पड़ेगा। एक जो वो जो नहीं जानता है पर जानता है कि वो नहीं जानता है, ये ठीक है, ये अभी भी होश में है। और वो चौथा बच्चा जो नहीं जानता है और ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता है, बस ये चौथा कैटेगरी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर डालने पड़ेंगे। डियर पेरेंट्स, आपने ये सेशन सुने, हमारे जितने एजुकेशन पैनल थे, ये सब लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया, अपनी बहुत जान लगा रहे हैं कि शिक्षा पर वो करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन लोग को कोऑपरेट करिए, आप इन सबका साथ दीजिए। कहते हैं कि
दिल को जलाकर दी है, आप चारों के लिए है, दिल को जलाकर दी है जमाने को रोशनी, आप चारों, दिल को जलाकर दी है जमाने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।